ध्यान दीजिए। तो सभी लोग जल्दी से हेडिंग डालेंगे चैप्टर का, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो अभी के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यानी कि जो अभी अभी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नाम का, मतलब कि फाइनल अकाउंट का विश्लेषण करना है, तो सर कैसे करेंगे विश्लेषण, वो कौन कौन से औजार हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके माध्यम से एनालिसिस किया जाएगा, तो उन औजारों के बारे में, उन टूल्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो टूल्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे, और टूल्स के बारे में जानने के बाद हम लोग एक टूल पढ़ेंगे इसमें जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या नाम है उस टूल का? कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है सर, आया क्या बात समझ में? बोलिए। तो ये चैप्टर हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है सर? ये टूल्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे, और टूल्स में कितने सारे टूल्स हैं और उन टूल्स में हमें कितने सारे टूल्स पढ़ने हैं। ठीक है सर, कौन कौन से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टूल्स का मतलब क्या है सर, ये हम लोग जान लेते हैं। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो टूल्स वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये टूल्स का मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे टूल्स को हम लोग टेक्निक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेक्निक भी बोल सकते हैं। तो या तो आप टूल्स बोलो, क्या बोलो? या तो आप टूल्स बोलो, या टूल्स के अलावा और क्या बोल सकते हो? टेक्निक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टेक्निक बोल सकते हो। टेक्निक माने तरीका, टूल्स का भी मतलब तरीका। तो टेक्निक कहो या टूल्स कहो, किसके लिए सर? फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। कोई दिक्कत किसी को? तो बोलो ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए टूल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इसका मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग सीखेंगे कि मीनिंग क्या है। तो लिखेंगे इसके मीनिंग के बारे में, मीनिंग के बारे में लिखेंगे सभी लोग। द एनालिटिकल मेथड, द एनालिटिकल मेथड और डिवाइसेज यूज्ड टू, जो कि यूज किया जाता है क्या करने के लिए? यूज टू डिटरमाइन करने के लिए। क्या डिटरमाइन करने के लिए सर? तो डिटरमाइन द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पता करने के लिए। किसका रिलेशनशिप? रिलेशनशिप among the financial statement, among the financial statement, among the financial statement। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स ऑफ ए सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट, single set of statement and changes that have occurred, यानी कि क्या क्या उनमें चेंजेज हुए हैं वो पता करने के लिए, that have occurred इन दीज आइटम्स, उन आइटम्स में क्या क्या अंतर आया है साल दर साल, उनका रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, और इसी को कहा जाता है आइटम्स आर कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता है? टूल्स ऑफ, टूल्स कह लो या फिर टेक्निक कह लो, है ना? टूल्स या टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझ में आया क्या?
मतलब कि वो एनालिटिकल मेथड या डिवाइस जो यूज किए जाते हैं रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए। किसका रिलेशनशिप सर? तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम है उस आइटम का किसी दूसरे आइटम के साथ या उसी आइटम का प्रीवियस ईयर के अमाउंट के साथ अगर रिलेशनशिप हम लोग पता कर रहे हैं तो इसी रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, मतलब उस आइटम का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी एक आइटम को ले लीजिए, उस आइटम का किसी दूसरे आइटम के साथ या उसी आइटम से कंपैरिजन कीजिए या लेकिन दूसरे सालों से, पिछले साल में ये कितना था, उसके पिछले साल कितना था, है कि नहीं, या उस पर्टिकुलर आइटम का दूसरे आइटम्स के साथ कैसा रिलेशन है, वो रिलेशन पता करने के लिए। तो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप पता करना है, चाहे उस आइटम का खुद उसी आइटम के साथ या उस आइटम का किसी दूसरे आइटम्स के साथ, रिलेशनशिप कैसा है, ये रिलेशनशिप का हम लोग पता लगाते हैं जिस तरीके से, जिस मेथड से, जिस डिवाइस से। उसी एनालिटिकल मेथड या डिवाइस को क्या कहा जाता है? टूल्स या टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? चलिए सर, तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है। टूल्स या मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? सिंपल उद्देश्य है सर कि उस कंपनी के आइटम्स का, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बेहतर से बेहतर तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, उस कंपनी को और कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे टूल्स, ये सारे के सारे डिवाइस, मेथड्स यूज किए जाते हैं, है ना, बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। बोल सकते हैं क्या? बेहतर से बेहतर समझने के लिए। तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है सर, लिखेंगे हेडिंग में क्या है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में लिखा जाएगा, चलो ध्यान दो, यस, लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, पर्पस। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में लिखेंगे द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी टूल। कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, मेथड इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए, तो उसका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यानी कि बेसिक उद्देश्य जो है वो क्या है, लिखेंगे द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी टूल, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी टूल और मेथड, कोई भी टूल हो या कोई भी मेथड हो, कोई भी टूल हो या कोई भी टूल हो या कोई भी मेथड हो, उसका जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यानी कि जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है सर? मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का जो भी टूल हो, फाइनेंशियल एनालिसिस इज, क्या करना है सर? इज टू सिंप्लीफाई। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई और रिड्यूस, सिंप्लीफाई और रिड्यूस द डेटा अंडर रिव्यू to more understandable form. मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, और ज्यादा अच्छे से कैसे समझ में आए और बेहतर कैसे समझ में आए, उसके लिए यह जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको सिंप्लीफाई कैसे कर दे, उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कैसे, कम कैसे कर दे, आसान कैसे बना दे, यही उद्देश्य होता है टूल्स का। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग कॉम्प्लेक्स करके, जटिल करके हम लोग चीजों को प्रेजेंट किए हैं, वो सारी की सारी चीजें आसान कैसे हो जाएंगी, सिंपल कैसी हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग तरह तरह के मेथड्स, तरह तरह के डिवाइस, टूल्स, टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। आया बात समझ में? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्लियर है बात? कोई डाउट?
चलिए सर, अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंट टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कि कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम लोग, बस यहीं से था हेडिंग, बस यहीं से था, इसके ऊपर चैप्टर का हेडिंग दिए हैं। बस आवाज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अब हम लोग नाम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स के, ठीक है, कि वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, टेक्निक्स हैं, जिनकी मदद से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं। ठीक है सर, तो लिखिए, क्या बोलो, बोलो ना। चलो तो हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, साथ साथ लिखा करो, बार बार बोल रहे हैं। हेडिंग बनाएंगे डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहो और चाहे केवल फाइनेंशियल एनालिसिस कहो, दोनों का मतलब सेम है। कोई दिक्कत? या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहो या सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस कहो, दोनों का मतलब सेम है। तो कौन कौन से टेक्निक आएंगे सर, कौन कौन से टूल्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, उनका नाम जानना है। तो चलिए सबके नाम जल्दी जल्दी लिख लीजिए सर, कौन कौन सा है। एक तो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो एक तो वो टूल हो गया, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से टूल्स हैं ध्यान रखिएगा। पहला हो जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला टूल हो जाएगा जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे टूल्स हैं। कौन कौन से हैं, तो लिखिएगा, पहला कंपैरेटिव, आवाज नहीं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो ये टूल है जिसमें हम लोग कंपैरिजन करना सीखेंगे कि कैसे किसी कंपनी के एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से कैसे कंपैरिजन करते हैं और उसका रिजल्ट कैसे निकलता है। ठीक है, तो कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, और कैसे स्टेटमेंट बना के कंपैरिजन किया जाता है ये सिखाएंगे। दूसरा आता है कॉमन साइज। क्या आता है, दूसरे का नाम है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। और मजे की बात जानते हो, अभी जितने टूल्स हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, जितने टूल्स यहां पर लिख रहे हैं लाइन से, ये सारे के सारे टूल्स एक एक चैप्टर के रूप में मिलने वाला है। ये सारे के सारे टूल्स, ध्यान रखना, ये सारे के सारे टूल्स एक एक चैप्टर के रूप में मिलने वाला है। समझ रहे हो बात? ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे, इसके बाद वाले चैप्टर में कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद तरह तरह की चीजें यहां लिखने वाले हैं, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, ढेर सारे चीजें यहां लिखने वाले हैं। और ये सब एक एक चैप्टर हैं, लाइन से ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। समझ रहे हो बात? तो चलो बिना आवाज किए फटाफट इस चैप्टर को खत्म करते हैं हम लोग, जल्दी से लिखेंगे। तीसरा नंबर रेशियो एनालिसिस, उसके बाद लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद लिखेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ये सब एक एक चैप्टर हैं, समझ रहे हो बात? उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ये सारे के सारे चैप्टर हैं सर, कोई तो टॉपिक के रूप में मिलेगा और कोई चैप्टर के रूप में मिलेगा। समझ गए बात? और एक लिख लो
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट छोटे छोटे चैप्टर हैं, छोटे छोटे टॉपिक जैसे चैप्टर हैं। जैसे देखना ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट अभी बताएंगे, खत्म हो जाएगा फटाफट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन। चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इतने सारे टूल्स हैं और इनके अलावा भी हो सकते हैं, बट आप लोगों को इन्हीं में पढ़ना है, इन्हीं के अंतर्गत। ठीक है सर, आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इतना ही काफी है आप लोगों के लिए 12th लेवल पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही होता है, इनके अलावा भी हो सकते हैं और भी, लेकिन आप लोगों को इतना ही जानना है। ठीक है सर, इतना ही पढ़ना है आपके सिलेबस में। तो चलिए सबसे पहला शुरू करते हैं। क्या नाम है सबसे पहले का? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शुरू किया जाए क्या? बोलो बोलो ना, शुरू किया जाए। सबसे पहला कौन सा? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शुरू करें। तो चलिए पहला नंबर हम अपना टूल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल जिसका नाम है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जल्दी से इसको लिखे खत्म कीजिए और नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, और फिर बताएंगे कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं, और फिर वो बनाए कैसे जाते हैं। और फिर हम लोग जब सीखेंगे कि बनाए कैसे जाते हैं, उसके बाद हम लोग बना के देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैसे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, सवाल कैसे इससे बनते हैं, है ना, कैसे एनालिसिस हम लोग करते हैं, तरह तरह की व्याख्या कैसे करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी अंतिम खातों का, कंपनी के अंतिम खातों का व्याख्या कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग सीखेंगे इसमें। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग यहां तक लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। तो चलिए सबसे पहला आप हेडिंग बनाइए, सबसे पहला हेडिंग बनाइए, सबसे पहला हेडिंग बनाइए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जल्दी से हेडिंग बना लो, जल्दी से हेडिंग बना लो, जल्दी से हेडिंग बना लो। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आवाज नहीं करना है, हेडिंग बनाइए और इसके बारे में समझिए ये होता क्या है और कैसे बनाया जाता है, डिटेल में सीखिए इसको। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता है, थ्योरी में भी, ऑब्जेक्टिव में भी और प्रैक्टिकल में भी आ सकता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है, प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जानिए होता क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग जानिए, सबसे पहले इसका मीनिंग जानिए। मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ, अर्थ जानिए। लिखे, लिखे क्या? ऑफ करो तो दोनों, हाँ चाहे पीछे का रहने दो, अगर ठंडा नहीं लग रहा है आप लोगों को तो आगे वाला ऑफ कर दो। चलो सुनो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे। वैसे तो इसी चैप्टर में सारे के सारे टूल्स का मतलब बता दिया है, मीनिंग बता दिया है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे टूल्स हमने जैसे कि कहा कि एक एक चैप्टर वाइज पढ़ना है,
तो जब वो सब चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑलरेडी उनका मीनिंग जानेंगे, तो फिर अभी मीनिंग जानने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बस नाम जान लीजिए फिलहाल, और जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उनका मीनिंग ऑटोमेटिक हम लोग जान लेंगे। फिलहाल कंपैरेटिव स्टेटमेंट उनमें से एक शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, तो इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे क्या होता है। और जब कॉमन साइज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो कॉमन साइज का भी मीनिंग जान लेंगे। जब रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे तो रेशियो एनालिसिस का मतलब जान लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। आवाज नहीं करना है और ध्यान से चीजों को सीखना है, देखना है। मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले, इसका लिखेंगे व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, लिखो व्हेन, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिख दें F.S फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऊपर यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बगल में F.S, ताकि पता चल जाएगा कि F.S का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिखेंगे व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर years आर स्टडीड माने पढ़े जाते हैं, एंड एनालाइज्ड और एनालिसिस किए जाते हैं साइड बाय साइड सो एज टू कंपेयर, ताकि हम क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें द, किसके बारे में कंपैरिजन कर सके जी, कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपेयर कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कर सके, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, यानी एक बिजनेस का। ठीक है सर, तो इट इज कॉल्ड, तो इसी को क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड, तो इसी को कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। किसी को डाउट? इसी को कंपैरेटिव फाइनेंशियल, इट इज कॉल्ड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कहता है कि अगर कोई कंपनी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप लोग पढ़े हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें अमाउंट का कॉलम एगो होता है, उसके बाद पर्टिकुलर होता है, बस, है कि नहीं। तो जो अमाउंट का कॉलम है वो एक साल का होता है, केवल करंट ईयर का आप लोग लिखते हैं, उसके बगल में प्रीवियस ईयर का लिख दिए, अमाउंट का एगो कॉलम, प्रीवियस ईयर का सारे के सारे अमाउंट उसमें लिख दिए, उसके बगल में एक और अमाउंट का खींच दिए, उसके प्रीवियस ईयर का, फिर एक और कॉलम खींच दिए, उसके प्रीवियस ईयर का। समझ रहे हो बात? तो माने एक से अधिक सालों का, एक से अधिक ईयर्स का अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या बैलेंस शीट का, अमाउंट का कॉलम लिख करके और तुलना करते हैं पिछले साल से इस साल का, तो यही तुलना क्या कहलाता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। समझ में आया? अभी हम लोग बना के भी देखेंगे, फॉर्मेट बना के भी देखेंगे कैसे बनता है। बोलो कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से, आवाज नहीं होना चाहिए। मीनिंग्स हम लोग सीख लिए, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, टाइप्स, मीनिंग के बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टाइप्स लिखिए जल्दी से, हेडिंग बना लीजिए टाइप्स का, और लिखेंगे टाइप्स में, हेडिंग में बना लेंगे और लिखेंगे। आप लोग से एक बात पूछते हैं, बताइएगा, फाइनल अकाउंट पढ़े हैं आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का, उसमें कितनी चीजें पढ़े हैं? दो चीजें, एक बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही दो चीज पढ़े हो ना, यही दो चीज पढ़े हो ना जी, एक तो बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे तो इन्हीं दो चीजों का ना करेंगे,
इस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन पिछले साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपैरिजन करेंगे। इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन करेंगे। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा किसका कंपैरिजन करेंगे? इस साल के बैलेंस शीट का पिछले साल के बैलेंस शीट से। तो दो ही तरह के कंपैरिजंस हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला कंपैरिजन इस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन पिछले साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और दूसरा इस साल के बैलेंस शीट का कंपैरिजन पिछले साल के बैलेंस शीट से। दो तरह के यहां हो जाएंगे ना, टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलो ना, तो लिख लो, दो ठो ऐसे बना लो, दो ठो ऐसे बना लो। दो ठो बना लो और लिखो पहला नंबर। बोलो पहला नंबर हमने क्या बोला है? पहला नंबर लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं ना जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसको इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है, समझ के बाद। और जो बैलेंस शीट है उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या बैलेंस शीट भी केवल बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे पहला नंबर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बोलो पहला हो जाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा नंबर हो जाएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। दूसरा हो जाएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। लॉजिक समझ पा रहे हो? बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना सर? चलिए तो एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहले नंबर के बारे में जानेंगे हम लोग। पहला कंपैरेटिव हो गया और दूसरा नंबर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलो एक एक करके जानते हैं दोनों के बारे में। कंपैरेटिव पहले इनकम स्टेटमेंट जानते हैं। बोलो हेडिंग बनाएंगे सब लोग हेडिंग बनाएंगे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पहला नंबर, सभी लोग हेडिंग बना लेंगे। पहला नंबर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस साल का तुलना पिछले साल से करेंगे तो वही कहलाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। भारी है जी ये सब? नहीं सर, बस फटाफट करते चलिए, लिखते चलिए ध्यान फटाफट। अबे यार चलो हेडिंग बना लेंगे और लिखना शुरू करेंगे। लिखे क्या? तो लिखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मींस, लिखिए लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का मतलब इट मींस, इसका मतलब है कि ऑन इनकम स्टेटमेंट एंड लिखिएगा यहां पे, एंड इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट विच शोज द, जो दिखाता है, क्या दिखाता है? ऑपरेटिंग रिजल्ट। ऑपरेटिंग रिजल्ट माने बिजनेस जब ऑपरेट होता है, बिजनेस जब चलता है तो उसका रिजल्ट निकल के आता है प्रॉफिट लॉस। बिजनेस चलता है तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? प्रॉफिट या तो लॉस। तो कहता है इट मीन्स एन इनकम स्टेटमेंट विच शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट, विच शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फॉर 2 or more years, for 2 or more years। अभी हमने कहा था कि एक साल से दूसरे साल की तुलना करेंगे, पिछले साल की, है ना? तो 2 or more years, ये 2 साल से ज्यादा भी हो सकता है। 2 or more years together with
चेंजेस इन टुगेदर विच चेंजेस इन ऑब्सोल्यूट वैल्यू, ऑब्सोल्यूट अभी बना के बताएंगे कि क्या होता है चेंजेस इन ऑब्सोल्यूट वैल्यू। ऑब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज होना चाहिए जो दिखाएगा एज वेल एज इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। सिंपल भाषा में अगर हम कहें ऑब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया अमाउंट। जैसे मान लो कि पिछले साल सेल हुआ था 40 करोड़ का और इस साल सेल हो गया मान लो 60 करोड़ का, तो कितना अमाउंट में चेंज आया है सेल में? 20 करोड़ का। तो 20 करोड़ कहलाएगा ऑब्सोल्यूट चेंज आया है। लेकिन इसी को अगर परसेंटेज में बोलना पड़े कि कितना परसेंट का चेंज आया है, तो 40 करोड़ से 60 करोड़ हो गया, लगभग 1.5 गुना हो गया है। तो क्या हम लोग बोलेंगे कि 150% का ग्रोथ हुआ है? बोल सकते हैं 1.5 गुना का मतलब 1.5x, बोलो ना 1.5x बोल सकते हैं ना, मतलब 1.5 गुना बोल सकते हैं ना। 40 से 60 करोड़ का सेल हो गया तो 1.5 गुना सेल ज्यादा हुआ है, वैसा बोल सकते हैं ना। परसेंटेज में बोलना हो तो 150% बोल सकते हैं ना। तो कहने का मतलब कि ऑब्सोल्यूट वैल्यू में बताना माने टोटल अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट बताना और साथ ही साथ परसेंटेज में भी बताना। अगर हम लोग देखो कहने का मतलब क्या है, पार्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम, उसके बगल में अमाउंट का जो कॉलम होता है वो करंट ईयर के लिए होता है, उसके बगल में प्रीवियस ईयर का अमाउंट का कॉलम दे दिए और उसके बगल में क्या दे दिए, अमाउंट कितना चेंज हुआ है उसका कॉलम है वो, और उसके बगल में वो कॉलम दे दिए किस चीज का, कि परसेंटेज में कितना हुआ है चेंज। समझ गए बात? तो इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन किया जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, यही क्या कहलाएगा, ये जो स्टेटमेंट बनाया जाएगा इसी को क्या कहेंगे हम लोग, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो इसको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कहा जाएगा। अभी बना के हम लोग देखेंगे, अभी बना के हम लोग देखेंगे कि कैसे वो बनता है ना, क्वेश्चन भी बनाएंगे अभी हम लोग इस पर। तो चलिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट समझ में आया क्या, बोलो ना, समझ में आया क्या? चलो अभी काम करते हैं, इसी के साथ कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बता देते हैं क्या होता है, और फिर हम लोग सवाल बनाना शुरू कर देंगे और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे अभी का भी। ठीक है सर, छोटा सा चैप्टर है, समय नहीं लगेगा इसमें। तो चलो दूसरा हेडिंग बनाओ। दूसरा हेडिंग क्या बनाओगे? दूसरा हेडिंग बनाओ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कोई बताएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होगा? आप लोग अगर पहले वाला समझिए हो तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सर जब बैलेंस शीट जो कि पोजीशन स्टेटमेंट दिखाता है 2 या 2 से अधिक सालों को हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक ईयर्स को उसके ऑब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज के चेंज को अगर हम लोग दिखाते हैं किसी स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट के वैल्यू को है ना, बैलेंस शीट के आइटम्स को, तो उसी को क्या कहा जाएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कहा जाएगा। तो लिखेंगे, लिख लेते हैं इसके बारे में। कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द, लिखो इसके बारे में। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट is the study of, is the comparative balance sheet is the study of the trend, study of the ट्रेंड। अरे पिछले साल से इस साल का है या पिछले साल से उसके पिछले साल का या इस साल का रिजल्ट हम लोग ऐसे जानते आ रहे हैं, तो ट्रेंड का पता चलेगा ना कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नीचे जा रहा है। लॉजिक समझ रहे हो क्या? तो इसे ट्रेंड का पता चलता है। तो लिखेंगे हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द सेम आइटम ऑफ द सेम आइटम या group of items and computed items in two or more balance sheet of the same business, यानी एक ही बिजनेस का on different date।
नहीं दिखाई दे रहा है उसके बाद तो यहाँ बुला के बिठाएंगे, सब दिखाई देगा उसके बाद अच्छे से। समझ गए ना? तो चलो बना के देखते हैं कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनता कैसे है। फॉर्मेट बना के देखते हैं। आइए फॉर्मेट बनाते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इतना जल्दी लिखो और फटाक से फॉर्मेट बनाएंगे और एक सवाल बनाएंगे हम लोग, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। डू इट फास्ट, आवाज नहीं करना है। लिख लिया सब लोग? साफ साफ दिखाई दे रहा है सबको? तब सीबीएसई वाले लोग आज इस डिजिटल बोर्ड पे मजा आ रहा है पढ़ने में। डिजिटल क्लासरूम में चलिए, आप लोग की हरकतों से ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोग लिख लिए हैं। तो चलिए फटाफट जल्दी से फॉर्मेट पे आते हैं। आवाज फिर से बंद कीजिए एकदम से, आवाज बंद, और फॉर्मेट पे आते हैं। लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ comparative statement of profit and loss for the फॉर्मेट में ई नहीं होगा, लीजिए ई हटा दिए। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं? जल्दी से फॉर्मेट खींच लीजिए, ऐसे हेडिंग बना लीजिए। और जब हम लोग हेडिंग बनाते हैं उसके बाद जब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया बनाने के लिए, तो उसमें कैसे हम लोग लिखना शुरू करेंगे? तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड हम लोग लिख लेंगे और फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे। ठीक है सर? तो देखिए फॉर्मेट कैसा होता है। लिखेंगे इधर पार्टिकुलर लिख लिया जाएगा, उसके बाद नोट नंबर का एक कॉलम हो जाएगा, नोट नंबर के बाद करंट ईयर का फिगर हो जाएगा, करंट ईयर का एक फिगर हो जाएगा, करंट ईयर के बाद एक प्रीवियस ईयर का फिगर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के बाद एक एब्सोल्यूट अमाउंट में चेंज कितना हुआ है उसके लिए कॉलम, एक परसेंटेज में कितना हुआ है उसके लिए। आइए लिख लेते हैं, लिखते हैं यहां पर पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद नोट नंबर, नोट नंबर के बाद करंट ईयर फिगर, यहां प्रीवियस ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर, और यहां पर लिख लेंगे एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब बताए थे अमाउंट में चेंज कितना हुआ है वो लिखेंगे यहां पर, है ना। और उसके बाद परसेंटेज में चेंज कितना हुआ है, तो परसेंटेज वर्ड लिखने के बजाय आप लोग साइन भी दे सकते हैं परसेंटेज का, परसेंटेज चेंज।
ठीक है, चलिए सर, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। तो आइए, इनकम स्टेटमेंट सब लोग को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पढ़ाया ना, जल्दी से बोलना शुरू कीजिए कि सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला आइटम बोलो, सबसे पहला आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट ईयर का फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर लिख देंगे। उसके बाद बोलो अदर इनकम। अभी आप लोग को एहसास होगा कि फाइनल अकाउंट पढ़ना जो कंपनी का हम लोग पढ़े वो कितना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना ये सब पढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वही उसी का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। तो चलो अदर इनकम, अदर इनकम करंट ईयर का फिगर और प्रीवियस ईयर का फिगर। अगर कोई नोट नंबर होगा तो नोट नंबर दे देंगे, ठीक है। और ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बोलो ना, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। उसके बाद बोलो एक्सपेंसेस शुरू होगा, है ना सर। उसके बाद एक्सपेंसेस शुरू होंगे, और एक्सपेंसेस में हम लोग लिखेंगे टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है ना जी, तो लिखेंगे तीसरा नंबर में लेस करेंगे हम लोग। क्या लेस करेंगे, एक्सपेंसेज को। और जो जो एक्सपेंसेज होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेज यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। चलो बोलो कौन कौन सा एक्सपेंस होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद बोलो करंट ईयर का फिगर, प्रीवियस ईयर का फिगर, दोनों लिखते चले आएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बोलो क्या, परचेज ऑफ, याद है फॉर्मेट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद बोलो एम्प्लॉइज, इसको याद कर लेना है सर फॉर्मेट को। हम बोले थे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे फाइनल अकाउंट कंपनी का, तभी बोले थे फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेना है। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत सारे लोग याद किए थे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का भी याद कर लेना है, ठीक है। चलिए एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेज, उसके बाद लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट के बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। उसके बाद लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, ठीक है सर। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों में हम लोग ये सारे के सारे फिगर्स लिख लेंगे। किसी को कोई दिक्कत, बोलो ना जी, लिख लिए ना। और इस प्रकार से आपका रिजल्ट क्या निकल, यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस निकल के आ जाएगा। सारे के सारे एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस आपका निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बोलो ना, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। और फिर इस टोटल एक्सपेंस को हम लोग टोटल रेवेन्यू ऊपर जो आया था उसमें से माइनस करते हैं, ताकि क्या निकल के आ जाता है, बोलो। तो आपका निकल के आ जाता है प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट तो निकल के आता है लेकिन बिफोर टैक्स वाला, अभी टैक्स देना बाकी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और इसमें से हम लोग फिर क्या करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे, है ना सर। टैक्स को माइनस करेंगे, लेस टैक्स, टैक्स को माइनस कर दिया जाएगा तो फिर आपका क्या निकल के आ जाएगा, बोलिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बस अब इसी के लिए आप लोग लाइन पूरा खींच दीजिए ऊपर से नीचे तक अच्छे से, है ना सर। आवाज नहीं करना है, फॉर्मेट खींचो और आइटम्स लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का सारे के सारे फिगर्स। ठीक है सर।
तो अभी तो हम लोगों ने केवल और केवल क्या बनाया है सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया है कि नहीं। मेन चीज जो कंपैरिजन का है वो तो ये है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर पहले, कि ऑब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है, जरा समझ लीजिए, फिर लिखिएगा 1 मिनट के लिए, समझ लीजिए जरा इधर। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मान लो करंट ईयर फिगर में, मैंने करंट ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब मान लो सेल्स मान लो यहाँ पर हुआ है करंट ईयर में 60 करोड़ का, अब पिछले साल हुआ था 40 करोड़ का, तो यहाँ कितना लिखाएगा, ऑब्सोल्यूट चेंज में वैल्यू लिखाता है, कितना रुपया चेंज हुआ है 20 करोड़, तो यहाँ लिखाएगा 20 करोड़। समझ के बाद यहाँ पर अमाउंट लिखाएगा, और वही 20 करोड़ रुपया कितना परसेंटेज में चेंज है वो परसेंटेज यहाँ लिखा जाएगा। तो पहले था 40 करोड़, अब हुआ है 60 करोड़, तो 20 करोड़ से सेल बढ़ गया है, तो सर 20 करोड़ से सेल बढ़ गया है का मतलब 40 करोड़ के बाद 20 करोड़ बढ़ा है तो 50% से बढ़ गया है ना, तो यानी 50% का चेंज आया है, प्लस में चेंज आया है, तो प्लस 50% यहाँ लिखा जाएगा। आया लॉजिक समझ में? बोलो, यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा कितना चेंज हुआ है, और यहाँ पर वो परसेंटेज लिखा जाएगा, और ऐसे ही बस कंपैरिजन करते जाना है, अमाउंट लिखते जाना है, कितना अमाउंट चेंज आया है और वो अमाउंट कितना परसेंट है वो लिखते आना है, और इसके साथ ही आपका क्या हो जाएगा, ये कंपैरिजन स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाएगा। समझ लिए बात? बोलो ना भाई, इस तरीके से हम लोग करते आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे तक ऐसे हम लोग करते आएंगे कि कितना अमाउंट में चेंज आया है और कितना परसेंटेज में चेंज आया है, ये लिखते आएंगे लाइन से, और इस तरह से हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाएगा। बोलो ना, तो दिमाग इसमें तो लगाना ही नहीं है सर, आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाना जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ तक का तो बात आप लोग जानते हैं, और यहाँ क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बस इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख देना है, प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में, फिर परसेंटेज निकाल देना है प्लस में कि माइनस में, मैंने जोड़ घटाव करना है बस। और ये समझिए ये बात, दिमाग कुछ लगाने की जरूरत है क्या इसमें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी आप लोग बनाना जानते हैं, आप लोगों को बस यहाँ पर क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के आइटम को माइनस करके अमाउंट यहाँ लिख देना है, और उसको परसेंटेज निकाल के यहाँ लिख देना है, काम खत्म। बोले थे ना चैप्टर में दम नहीं है, चैप्टर शुरू करते ही खत्म हो जाएगा, समझिए बात। तो चलो जल्दी से लिख लेते हैं, फॉर्मेट को पूरा बना लेते हैं, जल्दी से बनाइए, फॉर्मेट को पूरा कीजिए कंप्लीट। जल्दी से पूरा कर लीजिए सभी लोग, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो अब बताओ, ये इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप लोग जो सीखे हो, देखे कंपैरिजन कैसे हो रहा है, बस 2 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। किस चीज का 2 कॉलम? एक अमाउंट में चेंज कितना हुआ है और दूसरा परसेंटेज में चेंज कितना हुआ है। तो सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी तो ऐसे ही बनेगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी तो ऐसे ही बनेगा, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज माने अमाउंट में चेंज कितना आया है वो लिखा जाएगा, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर परसेंटेज, बैलेंस शीट भी खत्म। बोलो ना, बैलेंस शीट बनाना जानते हैं आप लोग, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट, खत्म चैप्टर में तो मैं क्या, चैप्टर खत्म, इतना ही पढ़ना था, समझ रहे हो बात? तो क्या इनकम स्टेटमेंट बना के बता दिए तो बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट अपने से बना सकते हो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना सकते हो अपने से? अरे बोलो ना भाई, पीछे आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना सकते हो अपने से? देखो चुपचाप कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट देख के छाप लेना है, अब बैलेंस शीट छाप लिए 2 कॉलम बगल में खींच देना है, अमाउंट का चेंज कितना हुआ है, परसेंटेज का चेंज कितना हुआ है, बस काम खत्म। बोलो ना, प्रबोधारी है।